हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम पहुंच चुके हैं लाइफ प्रोसेस के सेकंड पार्ट में। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैं चाहूँगा आप ज़रूर उसे देखें, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इस पार्ट में आपको उससे रिलेट करती हुई मिलेंगी। स्टार्ट करने से पहले ये मेरी फेसबुक आईडी है और ये मेरा फेसबुक पेज है। आप दोनों ही जगह मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी लेसन की पीडीएफ, वीडियो की नोटिफिकेशंस, क्विजेज़ वगैरह आपको यहीं देखने को मिलेंगे। सो आज हम ये 6 टॉपिक करने जा रहे हैं। रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, मतलब हमने जो खाना खाया उसके साथ हमने क्या किया रेस्पिरेशन के दौरान, और फिर उसको कहाँ कहाँ पहुँचाया वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें देखने जा रहे हैं ह्यूमन बींग और प्लांट्स के अंदर। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन कैसे होता है। अब ये बहुत ही आसान है। अब देखो, जो हमने खाना लिया था, ठीक है, इसमें दो प्रोसेसेस होते हैं। एक तो कि भाई गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होता है, ठीक है। गैसेस के एक्सचेंज में क्या होता है, हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। इनहेल क्या करते हैं हम ऑक्सीजन नहीं, हम ऑक्सीजन रिच एयर को इनहेल करते हैं। मतलब ऐसा थोड़ी ना कि चुन चुन के एयर को हम, मतलब ऑक्सीजन को अपने अंदर डाल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, एयर विद विच इज़ रिच इन ऑक्सीजन, हम उसको इनहेल कर रहे हैं। और एक्सहेल क्या कर रहे हैं, जो हम सांस बाहर छोड़ते टाइम हम क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अंदर क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं मेनली। इसमें तो हो रहा है गैसियस एक्सचेंज, रेस्पिरेशन में यही होता है। और दूसरा क्या होता है, जो एक सेलुलर लेवल पे रेस्पिरेशन चल रही है, उसके अंदर क्या होता है, जो हमने खाना खाया है उसके जो सबसे, जैसे हमने जो भी खाना खाया है उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं। तो उनको सेल्स में कैसे हम यूज़ करते हैं वो पढ़ेंगे। गैसियस में तो आपने देख लिया कि इनहेल होता है और एक्सहेल होता है। इनहेल हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिच एयर, और एक्सहेल हम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से भरी हुई हवा को बाहर करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं क्या हो रहा है। अब जैसे ही आपने देखा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे ही हम सब कुछ चीज़ें पचा लेते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बना लिया, प्रोटीन से अमीनो एसिड्स बना लिए वगैरह वगैरह, तो आखिर में जाता क्या है। आपने देखा था ना, विली से किस में जाता है, वो ब्लड वेसल्स में जाता है, और ब्लड वेसल से वो किस में जाता है, हमारे सेल्स में जाता है। जिस सेल को जिस चीज़ की ज़रूरत है उसमें जाता है। तो एज अ जनरल हम ले रहे हैं कि हमारे सेल में जब आया ग्लूकोज, जैसे ही सेल के अंदर आता है तो वो अंदर क्या भरा होता है, हमारे सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म। अब देखो, जैसे ही जो ग्लूकोज है वो साइटोप्लाज्म के साथ मिलता है तो वो क्या बनाता है, पाइरुवेट। पाइरुवेट का वैसे फॉर्मूला आपको ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना लिखना है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल। मतलब इसके अंदर, अब जैसे कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं, इसके अंदर 3 कार्बन होते हैं। अब देखो, रेस्पिरेशन में मेनली 2 टाइप की रेस्पिरेशन होती है। एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर होते हैं, मतलब जहाँ पे हमें पूरी की पूरी ऑक्सीजन मिल रही है, ठीक है। अगर जैसे ही पाइरुवेट को पूरी ऑक्सीजन मिलती है, उसके अंदर ये ऑक्सीडाइज होता है, तो क्या क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। अब ये कहाँ बना रहा होता है एनर्जी, ये बना रहा होता है एनर्जी कहाँ बना के स्टोर करता है, ये करता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई जो हमारी एनर्जी है वो कहाँ स्टोर होती है। आपने पिछले साल भी पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं सेल का, ठीक है। तो वहाँ पे ये स्टोर होती है, किस फॉर्म में स्टोर होती है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में, ठीक है। अभी इसके बारे में आगे और बात करेंगे। अब देखो, ये तो हो गई जब हमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने पाइरुवेट को ब्रेक डाउन किया। अगर सपोज करो कि ऑक्सीजन हमें किसी तरीके से ना मिल रही हो या फिर कम मिल रही हो, तो क्या होगा। अगर हमें ऑक्सीजन कम मिल रही होगी तो क्या होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन वाले केस में क्या होगा, हमारे मेनली मसल्स में देखने को मिलता है ये सब। तो हमें क्या बनता है एज अ प्रोडक्ट, लैक्टिक एसिड और एनर्जी। एनर्जी तो तब भी बनती है, लेकिन कैसी बनती है, लो एनर्जी बनती है, समझे। तो लैक्टिक एसिड ऐसा होता क्या है, इसमें होता क्या है, तो यहाँ हो रहा है कि जो मसल्स हैं, अब जैसे कि हम रनिंग कर रहे होते हैं या फिर कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, उस वक्त क्या होता है कि हम इतनी अमाउंट में ऑक्सीजन तो ले नहीं पाते जितना हमें ज़रूरत है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है हमारे बॉडी के अंदर लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है। लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से क्या बनता है, लैक्टिक एसिड, और इसी की वजह से हमारे जो बॉडी है, जिस मसल्स हैं, उनमें क्रैम्प आने लगते हैं, दर्द आने लगता है। ये रीज़न होता है। अब सपोज करो कि हमें बिल्कुल ही ऑक्सीजन ना मिले, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, तो क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा इथेनॉल बनेगा, और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। देखो, एनर्जी तीनों केसेस में बनेगी, लेकिन क्या होगा, यहाँ पे भी लो एनर्जी बनेगी, यहाँ पे भी लो एनर्जी बनेगी, यहाँ पे एटीपी जो बनेगा, आई थिंक
38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बनेंगे। सो यहाँ पे काफ़ी हाई एनर्जी मिल रही है, यहाँ पे 2 या 3 एटीपी के मॉलिक्यूल ही बनते हैं। ओके, सो ये सब हो गया। अब इसका यही सब मैंने चीज़ें यहाँ लिख रखी है कि भाई क्या होता है फर्स्ट स्टेप में, क्या होता है कि ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का वगैरह वगैरह, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, इथेनॉल बनती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इथेनॉल ये मेनली किस में होती है, ये यीस्ट में बनती है, ठीक है, ये यीस्ट के प्रोसेस में होता है। यीस्ट को जब मतलब जो अल्कोहल बनाने का प्रोसेस है उसमें इसी को ही यूज़ करते हैं, यीस्ट के अंदर होता है, पिछली स्लाइड में आप देख भी सकते हैं। ओके, सो एटीपी के ऊपर बात कर लेते हैं। एटीपी क्या होता है, ये हमारे हमारी बॉडी है उसकी ये क्या होती है, एनर्जी करेंसी, ठीक है, इसी के एक्सचेंज से एनर्जी बनती है। तो कई बार एक नंबर का एमसीक्यू आ जाता है कि विच इज़ द एनर्जी करेंसी, तो आपका आंसर क्या होगा, एटीपी। एटीपी बोल रहा हूँ मैं, एटीपी, एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। अब ये बनता कैसे है, हमारी बॉडी में देखो एडीपी होता है, एडेनोसिन डाई फॉस्फेट। जैसे ही वो फॉस्फोरस के साथ जुड़ता है, एक और फॉस्फोरस के साथ जुड़ता है, तो वो बना लेता है एटीपी। अब देखो ये तो स्टोर हो गया किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब जब माइटोकॉन्ड्रिया से इसको हमें जब एनर्जी चाहिए होगी तो क्या होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया से जब इसे बाहर निकालेंगे, इससे एनर्जी बनाएंगे, तो क्या होगा, वापस ये एडीपी में बन जाएगा, प्लस हमें काफ़ी सारी एनर्जी मिल जाएगी। ओके, सो इस तरीके से हमारी बॉडी में एनर्जी को स्टोर करता है ये। ओके, ये स्टोर करता है। ओके, आगे चलते हैं। सो अभी हमने दो टाइप की रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा, एक तो एरोबिक, एक एनारोबिक। अब वही चीज़ें लिख रखी है। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होती है जिसमें हम ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। एनारोबिक में क्या होता है, ऑक्सीजन या तो कम होती है या फिर बिल्कुल भी नहीं होती है। ये मेनली कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये कहाँ पे इसका वर्क कर रहा होता है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है, साइटोप्लाज्म में इसके साथ रिएक्शन हो रही होती है। ओके, एट द एंड में क्या मिलता है हमें, एज अ प्रोडक्ट हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और यहाँ पे हमें एज अ प्रोडक्ट में क्या मिलता है, अल्कोहल, जैसे हमने इथेनॉल जो मिली थी, प्लस लैक्टिक एसिड मिलता है। और फिर क्या होता है इसमें, वही है कि लेस एनर्जी, सॉरी, हमारी एरोबिक में तो मोर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और एनारोबिक में लेस एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। अब देखो हम रेस्पिरेशन मतलब सांस लेते कैसे हैं, तो ये एक मैंने डायग्राम इसमें डाला हुआ है। आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो नॉस्ट्रिल्स है, जो हमारे नाक के छेद हैं, उनसे हम हमारे ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, हवा को अंदर लेते हैं, ठीक है, नेज़ल पैसेज से होके जाती है, ठीक है। नेज़ल कैविटी मतलब इस कैविटी के अंदर, नाक के अंदर काफ़ी सारे हेयर होते हैं, मॉइस्चर होता है, फिल्टरिंग डिवाइस मतलब हेयर ही हो गए, म्यूकस होता है। म्यूकस मतलब एक बलगम को कहते हैं, म्यूकस उसको कहते हैं, म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है। ये सब कुछ चीज़ें जो डर्ट है, डस्ट है, अनवांटेड चीज़ें हैं, उनको फिल्टर करने के लिए यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके बाद क्या आता है, ये जाता है, हवा जो जाती है नीचे की तरफ जाती है, इस पॉइंट को हम कहते हैं लेरेंस, सॉरी फेरेंस। अब मैं चाहूँगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि फेरेंस का काम क्या होता है। ये बना होता है कार्टिलेज रिंग से बना होता है, किस टाइप किस शेप की होती है, कई बार पूछ लेते हैं किस शेप की कार्टिलेज रिंग से बना होता है, तो ये सी शेप की कार्टिलेज रिंग से बना होता है, ठीक है। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ट्रैकिया के एंड तक, ये सी शेप कार्टिलेज से बना होता है। अब ये होता है, इसके बाद ये नीचे जाता है, ये होता है लेरेंस। लेरेंस क्या होता है, हमारा वॉइस बॉक्स। अब जो मैं बोल रहा हूँ, जिसे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं इस चीज़ को, ये इसी की वजह से मैं बोल पा रहा हूँ, इसी की वजह से मैं साउंड प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ, मैं आवाज़ ऊंची नीची वगैरह वगैरह। कई बार होता है ना कि कई बार गले में खिचखिच होती है तो आवाज़ ढंग से नहीं निकलती, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ फंस जाती है उसकी वजह से, जैसे मैं बीच में अभी कर भी रहा था। ओके, सो इसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। यही हमारी आवाज़ को ऊपर नीचे मॉड्यूलेट करता है, पतली मोटी जो करता है वो यही करता है। ओके, इसे कहते हैं लेरेंस। इसके बाद ये नीचे जा रहा होता है, नीचे क्या होता है, ट्रैकिया। अब ये देखो यहाँ से ना ये अलग अलग हो गई है, फूड पाइप अलग हो गई है, उसोफेगस अलग हो गई है, और जो हमारा जो ये है विंड पाइप है वो अलग हो गया, जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं। सो ये यहाँ से ट्रैकिया जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कैसा है, ये भी कार्टिलेज से बना हुआ है, सी शेप कार्टिलेज है। ये ऐसा क्यों है, ताकि क्या हो, जब हम सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, तो सांस छोड़ते टाइम ये चिपक ना जाए, ठीक है, कोलैप्स ना हो जाए, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा, सॉरी यहाँ लिखा हुआ है कि ताकि कोलैप्स ना हो, सेम दोनों का काम यही है, सेम काम है, ठीक है। उसके बाद आता है ब्रोंचाई। ब्रोंचाई क्या होता है, जब ये जो ट्रैकिया है ये आपस में दो पार्ट में बट जाते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं लेफ्ट ब्रोंचियाई, ये लेफ्ट है और ये राइट है। देखो आपका लेफ्ट राइट नहीं, ये हम जब एनाटोमी में पढ़ते हैं तो थोड़ा हम आपको उल्टा देख के पढ़ते हैं। सो ये लेफ्ट ब्रोंचियाई है और ये राइट ब्रोंचियाई है।
आगे जाके जब ये ब्रोंचाई और फर्दर डिवाइड होते हैं तो ब्रोंक्लियोल्स कहते हैं हम इसे, जो जैसे आप इधर देख पा रहे हो कि ये आगे फर्दर डिवाइड हो रहे होते हैं, और इसके जो एंड पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं एल्यूआई। अब देखो एल्यूआई, यहाँ से मेन क्वेश्चन बनता है, एल्यूआई जो होता है ये काफ़ी छोटे छोटे बबल्स टाइप होता है, मतलब इसकी शेप यहाँ पे तो बबल्स लिखी हुई है लेकिन ये ऐसी होती है, सॉरी एक सेकेंड, कुछ इस तरीके की शेप होती है एंड में ब्रोंकियाइज की, सॉरी एल्वियाई की। एल्वियाई ऐसी क्यों शेप होती है? प्लस पहली बात कि सेम जो विलीज का जो हमारा कॉन्सेप्ट था कि जितना ज़्यादा सरफेस ऑफ एरिया होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है। ये जो एल्वियाई है ये एट द एंड में किससे जुड़ी होती है? ये ब्लड वेसल से जुड़ी होती है। क्यों जुड़ी होती है? ताकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज किया जा सके। तो यहाँ से एक्सचेंज हो रहा होता है, कहाँ से? एल्वियाई से, इन लास्ट पॉइंट से चेंज हो रहा होता है। अब इसके नीचे आप ये देख रहे होगे डायफ्राम। देखो ये एक मसल है, एक मसल है जो हमें मदद करता है इनहेल और एक्सहेल करने में। आपने देखा होगा जब आप इनहेल करते हो तो ये जो डायफ्राम है ना, ये नीचे की तरफ पुश होता है, ठीक है, और जब आप एक्सहेल करते हो, बाहर निकालते हो हवा का, तो ये ऊपर की तरफ जाता है। सो ये वैसे मैंने डाल दिया, इतना इंपॉर्टेंट था नहीं। तो ब्लड कैपिलरीज जो मैंने बताया कि एल्वियाई के साथ जुड़ी होती हैं, वो क्यों जुड़ी होती हैं? ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो सके। गैसेज कौन सी? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऑक्सीजन को ले जाने के लिए यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। ऑक्सीजन को लेके जाने के लिए ब्लड के अंदर एक चीज़ होती है आरबीसी, सॉरी आरबीसी, ठीक है, इसके ऊपर लगा होता है, इसके ऊपर होता है यहाँ पे तो पूरा नहीं आएगा, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है रेड कलर का जो ऑक्सीजन को लेके जाता है। अब देखो ऑक्सीजन को लेके जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्यों नहीं लेके जाता? देखो ऑक्सीजन जो है ना वो थोड़ी ब्लड में या किसी भी मटेरियल में, किसी भी लिक्विड में जल्दी से नहीं मिलती है, इसलिए हमें स्पेशली ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन डालना पड़ा हो चाहिए हमारी बॉडी में ये, ठीक है, ताकि वो ऑक्सीजन को लेके जा सके। अब सेम बात कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, क्या कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन की ज़रूरत है? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से ब्लड के अंदर आ जाती है। ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमें हीमोग्लोबिन की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन के लिए चाहिए। अब एक क्वेश्चन होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि कहते हैं ना कि जो गैस गीज़र है, गैस गीज़र को अगर आपके बाथरूम के अंदर है तो आप कभी भी पूरा गेट बंद करके ना नहाएं। वो क्यों? क्योंकि गैस गीज़र के अंदर से क्या निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है ना वो ज़्यादा, मतलब जो हमारा हीमोग्लोबिन है ना, वो जब हमें मतलब दो चीज़ें हों, ऑक्सीजन हो और कार्बन मोनोऑक्साइड हो, तो हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड को ब्लड के अंदर डिसॉल्व कर देता है, जिसकी वजह से बंदे की डेथ हो जाती है। सो अगर पूछ लिया जाए कि, अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हीमोग्लोबिन जो है वो किसको जल्दी डिसॉल्व करता है ब्लड में, तो आंसर आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड एज कंपेरेटिव टू ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड है तो वो पहले कार्बन मोनोऑक्साइड को डिसॉल्व करेगा। ओके, सो अब आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, अच्छा आप कहोगे कि अब जो प्लांट का रेस्पिरेशन था वो कैसे रह, वो बीच में रह गया। देखो प्लांट के रेस्पिरेशन में कुछ नहीं है। प्लांट जो है डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं, ठीक है। कार्बन किस टाइम में? डे टाइम में। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। नाइट में इसका उल्टा हो जाता है। नाइट में वो क्या करते हैं? नाइट में वो कार्बन डाइऑक्साइड को तो एक्सहेल करते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन को एज इनहेल कह लो वो करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है रात को पेड़ों से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है वो हमारे हिस्से की भी तो ऑक्सीजन हमसे ले रहे हैं और ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। ओके, सो अब आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। देखो अब इसमें एक पिछले वाले में एक क्वेश्चन और रह गया। अब देखो आप जैसे देख सकते हैं कि जो ईस्ट होता है या फिर अमीबा वगैरह होता है, इसके अंदर आप कोई ऐसा स्पेशल ऑर्गन नहीं देखोगे जो रेस्पिरेशन करवा रहा होगा, ठीक है। आपने देखा सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने होंगे उनमें आपको कोई ऐसा मतलब स्पेशल ऑर्गन नहीं मिलेगी जो रेस्पिरेशन करवा रही होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सारा काम डिफ्यूज़न से कर लेते हैं। और पहली बात, एक ही सेल है उसके साथ डिफ्यूज़न से काम चल सकता है, लेकिन जो हमारी बॉडी है, एक एडल्ट की बॉडी में 14 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, ठीक है। अगर हम मतलब डिफ्यूज़न से काम चलाने लगे तो देखो हमारी बॉडी के ऊपर ऊपर वाले सेल्स को मिल जाएगी,
हमारी जो ऑक्सीजन है, जो हमारी डिमांड है ऑक्सीजन की, वो नीचे वाले सेल्स में भी है। क्या वो नीचे वाले सेल्स तक पहुंच पाएगी डिफ्यूजन से? तो इसलिए हमें पूरा का पूरा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाना पड़ा। अब बात आती है ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्ट हम करते क्या है? हम ट्रांसपोर्ट बहुत सारी चीज़ें करते हैं। किसके थ्रू करते हैं? हार्ट, ब्लड वेसल्स जिसमें आर्टरी और वेन हो गई, और लिम्फ्स के थ्रू करते हैं, ब्लड के थ्रू करते हैं, ठीक है। अब हम क्या क्या मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं? बहुत सारे हो गए। ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मिनरल्स हो गए जो हमारे खाने में हमें मिलते हैं, और हमारा फूड हो गया सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, उसके प्रोडक्ट्स हो गए, वगैरह वगैरह। अब जो हार्ट का क्या काम है? हार्ट क्या होता है कि देखो, हार्ट पूरे बॉडी में ब्लड को पहुंचाता है, ठीक है। अब आर्टरीज और वेन का क्या काम होता है? आर्टरीज जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? आप अभी मान लो प्योर ब्लड जिसे कह सकते हो। वेन क्या होती है? वेन होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ ब्लड लेके आती है, ओके, ताकि ये दोनों मिक्स ना हो। प्लस ब्लड के अंदर तो हर एक चीज़ होती है। ब्लड के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती है। आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, आपने इसका नाम आजकल बहुत ज़्यादा सुना होगा, ठीक है। प्लेटलेट्स होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। सो उसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। सो अभी तो हम पढ़ रहे हैं ब्लड। अब हार्ट का सबसे पहले क्या काम होता है? देखो, हार्ट जो हमारा है ना ह्यूमंस का, वो 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है। इसमें 4 चैम्बर है जिनके नाम आपको यहाँ मिल जाएंगे। लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ये क्यों है? ताकि वही बात है, प्योर इम्प्योर ब्लड अलग अलग रहे। अब सबसे पहले शुरुआत कैसे होती है? जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, वो कहाँ से आता है? पल्मोनरी वेन से। अब चीज़ एक बारी इसको याद कर लेना, अभी मैं बताऊंगा इसका नाम वेन क्यों है। क्योंकि मैंने अभी बताया था जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो तो आर्टरी लेके आती है। याद रखना, जो दिल के अंदर ब्लड लेके आ रहा है, ठीक है, उसे हम कहते हैं वेन, और जो दिल से ब्लड लेके जा रहा है उसे हम कहते हैं आर्टरी, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ याद रखना, यही मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब दोबारा बात करते हैं। तो हार्ट, जो हमारे लंग्स हैं, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आ रहा है? पल्मोनरी वेन लेके आ रही है। वो कहाँ लेके आई है? लेफ्ट आर्ट्रियम में लेके आई है। अब ये आप ये जो ऐसी लाइनिंग देख रहे हो ना, ये होती है वॉल्व। जैसे ही ये चैम्बर, हमारा फर्स्ट चैम्बर पूरा भर जाता है, तो ये वॉल्व खुल जाती है और सारा जो ब्लड है वो किस में आ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। अब जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल फुल हो जाता है, तो हमारा हार्ट ना इसको बहुत ज़ोर से पुश करता है, ठीक है, दबाता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारी ये वाली जो वॉल्व है ये बाहर की तरफ खुलती है। और जो हमारी सबसे बड़ी आर्टरी उसका नाम है ओट्रा, ठीक है। ओट्रा से कहाँ पहुँच जाता है? पूरी एक सेकेंड, ओके, सो पूरी की पूरी बॉडी में पहुंच जाता है। किससे? ओट्रा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे बड़ा आर्टरी कौन सी है, उसका नाम है ओट्रा। वही यही आर्टरी जो है आगे जाके छोटी छोटी और आर्टरीज में टूट जाती है, ओके। ये कहाँ लेके जा रही है? ब्लड को बॉडी में लेके जा रही है, ओके ओके। अब क्या हो गया कि ब्लड जो है बॉडी में गया, ठीक है, बॉडी से वापस हार्ट के अंदर कौन लेके आ रहा है? उसे लेके आ रहा है वेना कावा। वेना कावा क्या है? एक वेन है। सबसे बड़ी वेन का क्या नाम है? वेना कावा, ओके। वेना कावा से आ रहा है, किस में आ रहा है? राइट आर्ट्रियम में आ रहा है। जैसे ही राइट आर्ट्रियम फुल भर जाएगा तो ये वाली जो हमारी वॉल्व है ये ओपन होएगी और किसके अंदर भेजेगी? राइट वेंट्रिकल में भेजेगी। जैसे ही राइट वेंट्रिकल फुल हो जाएगा, ठीक है, ये पुश करेगा इसको किसकी तरफ? लंग्स की तरफ, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है ना, ये पुश करेगा इसे लंग्स की तरफ, और लंग्स की तरफ लेके कौन जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएगी, ओके। अब इस चीज़ को मैंने यहीं पे लिखा हुआ है, आप इसको आराम से पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो मैंने बताया है ये वही चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ रह गई है, ये जो ये दो चैम्बर है और ये दो चैम्बर है, इन दोनों को अलग करने वाली ये जो बीच में लाइन है इसे कहते हैं सेप्टम, ठीक है। आई थिंक यहाँ लिखा नहीं हुआ, सेप्टम कहते हैं। सेप्टम का क्या आपने कई बार सुना होगा कि भाई इसके तो दिल में छेद है। वो दिल में छेद का मतलब ये होता है कि जो सेप्टम की ये जो वॉल है ना, ये सेप्टम, ठीक है, इसमें ना थोड़ा सा छेद है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो अब देखो इस साइड जो है, इस साइड पूरा जो हमारा राइट साइड है इसमें कैसा ब्लड है? इम्प्योर ब्लड है, ठीक है। और जो हमारा पूरा लेफ्ट साइड है इसमें कैसा प्योर ब्लड है? प्योर ब्लड है।
तो इसमें छेद होने की वजह से क्या होता है, प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड आपस में मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चों को, मतलब ये मेनली बच्चों में होता है, तो बच्चे क्या होते हैं उनका तो थोड़ी, जब वो ज़्यादा प्रेशराइज फील करते हैं, ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो उनका जो फेस है, उनकी जो बॉडी है ना, वो ब्लू कलर की हो जाती है, और जिसको हम कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। ओके, तो ये सब था। वॉल्स का क्या काम है, वॉल्स का काम है कि भाई जो हमारा ब्लड है उसको वापस बैक साइड में फ्लो ना करे, ठीक है, वापस पीछे की तरफ मत जाए। ओके, सो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे मैंने लिखी हुई हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। ओके, ये मैंने एक ब्लॉक डायग्राम इसे कहते हैं, वो मैंने बनाया है कि देखो लंग से कौन लेके आया ब्लड को, पल्मनरी वेन, कैसा ब्लड लेके आई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई, वो कहाँ गया, लेफ्ट आर्ट्रियम में गया, लेफ्ट आर्ट्रियम से किस में गया, वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल ने उसे पुश कर दिया किसके थ्रू, मेन जो हमारी आर्टरी है ओट्रा के थ्रू, पूरी बॉडी में भेज दिया, पूरी बॉडी में अलग अलग आर्टरीज वगैरह वगैरह जो है वो लेके जाएंगी, ठीक है, पूरी बॉडी में। अब बॉडी से जब वो निकलेगा ब्लड, मतलब हमारे ऑर्गन से जब निकलेगा, तो वो कैसा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड, या फिर हम क्या कह सकते हैं, इम्प्योर ब्लड होगा, ठीक है। इसको कौन लेके आएगा, मतलब ये सारी जो वेन्स इकट्ठा होकर एक बड़ी वेन बनाएगी, उसे हम कहते हैं वेना कावा, ठीक है। तो वेना कावा लेके आएगी, कहाँ लेके आएगी, राइट आर्ट्रियम में लेके आएगी, राइट आर्ट्रियम से क्या होगा, वो वापस पुश कर दिया जाएगा किस लिए, किस में, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल इसे कहाँ पुश करेगी, लंग्स में, ताकि वापस से ऑक्सीजन इसमें डाली जा सके। और कौन लेके जाएगा लंग्स तक, पल्मनरी आर्टरी। सो ये हमारा ब्लॉक से हम इसको बना सकते हैं अगर ब्लॉक डायग्राम आ जाए तो। ओके, सो अब एक और चीज़ याद रखना, जो हार्ट से बॉडी में लेके जाती है ब्लड को, उसे हम कहते हैं आर्टरी, ठीक है, बॉडी के किसी भी पार्ट में। और अगर कोई भी जो हमारी नस है वो बॉडी से हार्ट में लेके जा रही है, तो उसे हम कहते हैं वेन। इसीलिए मैंने यहाँ पे, अब ये देखो यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि बॉडी से हार्ट में जा रहा है ना, तो बॉडी से हार्ट में जा रहे, तो उसे हम क्या कहते थे, वेन कहते थे, तो इसलिए इसका नाम पल्मनरी वेन है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हार्ट से किसी बॉडी पार्ट में लेके जा रही है, इसलिए इसका नाम पल्मनरी आर्टरी है। सो वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे। ओके, सो यहाँ पे था हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। और जो मतलब इसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारा एक जो मतलब ट्रैवल है वो डबल चलता है। ओके, अब इसमें दो टाइप के सर्कुलेशन देखने पड़ेंगे, पल्मनरी सर्कुलेशन और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। पल्मनरी तो वही जो हार्ट से लंग्स में जा रहा है, और लंग्स से हार्ट में, वही जो हार्ट और लंग का रिलेशन है उसमें। सिस्टमेटिक में क्या है, अदर जो बॉडी के पार्ट्स हैं उससे हार्ट में जाना वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। अब देखो अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है, ब्लड अगर ना हो तो ये सारी चीज़ें जाएंगी नहीं ना। तो ब्लड कुछ चीज़ों से मिलकर बना होगा। ब्लड सबसे पहले हमने पिछले 9th क्लास में पढ़ा था कि ये एक कनेक्टिव टिश्यू है, जिसके अंदर एक मैट्रिक्स, मतलब देखो याद हो तो अगर 9th का थोड़ा बहुत, तो जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनमें एक मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें वो क्या है, प्लाज्मा, ठीक है। इसमें जो मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर है वो है प्लाज्मा। उसके अंदर क्या होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें तैर रही होती हैं, मतलब काफ़ी सारे मेन कंपोनेंट्स होते हैं। तो हमारा ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। प्लस इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर बहुत सारे कॉर्पोसल्स या फिर आप सेल्स देखने को मिलेंगे। जैसे सबसे पहले रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का क्या काम है, इसके अंदर आपको एक पिगमेंट मिलेगा रेड कलर का, जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन को कैरी करने में मदद करता है। देखो वैसे क्या ऑक्सीजन ही मेन होता है इसके लिए टारगेट, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी ले जाता है आराम से, ठीक है। तो हमारा आरबीसी का क्या काम हुआ, आरबीसी के अंदर होते हैं इसकी फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल। और इसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किसको कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। अब इसका नाम आजकल आप काफ़ी सुन रहे होंगे, वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल क्या करता है, हमारी बॉडी को जो ये वायरसेस हैं, बैक्टीरिया है, इनसे बचाता है, ठीक है। तो आई थिंक 14 टाइप के अलग अलग वाइट ब्लड सेल होते हैं, उनके नाम आपके लिए अभी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो वाइट ब्लड सेल का काम क्या हुआ, बॉडी को डिफेंड करना, ठीक है, किसी भी जर्म्स वगैरह से। कैसे, उनको ये खा जाते हैं, ओके। फिर आता है ब्लड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, जैसे कि आपको कभी चोट लगती है
तो आपने देखा होगा ना कि अगर ये ना हो ना, ब्लड प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में ना हो, तो क्या हो कि खून बहना ही ना रुके। आपने देखा ना कि थोड़ी देर अगर चोट लगी है तो उसके बाद थोड़ी देर बाद खून रुक जाता है। तो खून रोकने को क्या कहते हैं? ब्लड क्लोटिंग। तो वो कौन करता है? प्लेटलेट्स करते हैं। अब प्लाज्मा तो मैंने बता दिया कि प्लाज्मा मीडियम के अंदर ये तीनों चीज़ें तैर रही होती हैं, ठीक है। इसके अंदर वही है 90% वाटर से बना होता है और 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, वगैरह वगैरह। सो अब एक चीज़ आती है बड़ी इंपॉर्टेंट, लिम्फ। कई बच्चों को इसमें दिक्कत आती है कि ये लिम्फ क्या है। देखो लिम्फ जो है ना हमारी बॉडी के मतलब हमारे ये एक टाइप से मान लो ब्लड में भी होता है, और ये ब्लड से निकल के हमारे सेल्स तक जाता है, ठीक है। यही चीज़ है जो मेन ट्रांसपोर्ट में काम करती है, ओके। सो ये एक येलोइश कलर का फ्लूइड होता है जो ब्लड को, ब्लड कैपिलरीज को, अभी कैपिलरीज भी बताऊंगा क्या होते हैं, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज को किससे ज्वाइन करता है? सेल्स के साथ, जो हमारे सेल्स हैं उनके साथ ज्वाइन करता है। इसके अंदर मेनली आपको मतलब ब्लड के मुकाबले कम प्रोटीन मिलेगा। और इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है ट्रांसपोर्टेशन होता है और जर्म्स को मारना होता है। जो हमारे जर्म्स, कई बार ज़रूरी थोड़ी ना कि हमेशा ब्लड के अंदर ही जर्म्स हो, ठीक है। और भी जगह जर्म्स होते हैं जिनको कौन मारता है? लिम्फ मारता है। और मेन काम क्या होता है इसका? ट्रांसपोर्टेशन। और ये ओके। अब दो टाइप के हमने ब्लड वेसल्स पढ़ी हैं, एक तो आर्टरीज और एक वेन, ठीक है। आर्टरीज मेनली जो है वो कैरी करती है कैसा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। और जो हमारी वेन है वो डीऑक्सीजनेटेड या फिर इम्प्योर ब्लड जिसे हम कह सकते हैं। और क्या है कि ये कैसी होती है? ये डिस्ट्रीब्यूट मतलब ये चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करती है, हमारे ऑक्सीजन मतलब हमारे ब्लड को अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करती है, बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये क्या करती है? कलेक्ट करती है, हर ऑर्गन से कलेक्ट करके ब्लड को वापस हार्ट में लेके जा रही होती है। अब ये कैसी होती है? ये काफ़ी मोटी होती है और इलास्टिक होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमने एक चीज़ यहाँ पढ़ी थी, ये जो आप देख रहे हो ना लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल्स होती है ना, ये जो आप वॉल्स देख रहे हो, ये काफ़ी थिक होती है। क्यों? क्योंकि ये इतनी ज़ोर से अपने आप को प्रेस करता है जिसकी वजह से पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो और वापस आए, समझे। तो इसलिए जो अब देखो वेना कावा है, वेना कावा क्या है? सॉरी वेना कावा कह रहा हूँ, ओट्रा क्या है? हमारी सबसे बड़ी आर्टरी है। अगर ये सपोज करो कि इतना सारा प्रेशर सहन नहीं कर पाई तो ये तो फट जाएगी, ठीक है, और बंदा तो तभी मर जाएगा। तो हमारी जो आर्टरीज होती है इसलिए मोटी होती है ताकि उन्हें, क्योंकि देखो डायरेक्टली हार्ट से कनेक्टेड है, हार्ट से काफ़ी सारा प्रेशर जो आ रहा है ब्लड का उसको उन्हें सहन करना होता है। और जो हमारी ये वेन्स होती हैं, वेन्स काफ़ी पतली होती है, थिन होती है, ठीक है। ये आपको जो अपनी बॉडी के ऊपर वाली जो नसें दिख रही होंगी ना, ये सारी वेन्स हैं, ठीक है। ये ऊपर के ऊपर होती है, स्किन के जस्ट नीचे होती हैं ये। और जो आर्टरी होती है ना, वो हमारी बॉडी मसल्स के अंदर, बहुत अंदर गड़ी होती हैं। क्यों होती है? ताकि देखो इतने प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए आपको किसी ना किसी चीज़ से दबाना पड़ेगा ना, तो हमारी बॉडी में तो मसल्स ही हैं जिनसे आप दबा पाओगे चीज़ों को। तो इसलिए वो डीप सीटेड कहते हैं इसे हम, वो होती हैं। आगे चलते हैं। अब वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक सेकेंड, ठीक है। ये इसमें आपको जस्ट इतना याद करना है, पिछले साल भी आपने किया था, जाइलम और फ्लोएम दो टिश्यूज़ होते हैं जो इस ट्रांसपोर्टेशन में काम कर रहे होते हैं। प्लांट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें बहुत आसान होती है। सो क्या है, जाइलम क्या करता है? जाइलम पानी को कंडक्ट करवाता है, ठीक है। और फ्लोएम को है वो फूड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। मतलब मेनली ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट पे लेके जाता है, ठीक है। ग्रीन पार्ट वहाँ जहाँ पे खाना बना, नॉन ग्रीन वहाँ जहाँ पे खाना नहीं है, ठीक है, जो डेड है थोड़ा सा, ठीक है। उस पार्ट तक कौन लेके जाता है खाने को? फ्लोएम लेके जाता है। और पानी को कंडक्ट कौन कराता है? जाइलम कराता है। अब इस प्रोसेस में खाने को इधर से दूसरी जगह लेके जाने के लिए इसको एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है। किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एनर्जी का इतना यूज़ नहीं करते हैं, होती है थोड़ी एनर्जी यूज़ होती है बहुत, ठीक है। अब देखो ट्रांसपोर्टेशन, अब देखो हाँ यहाँ पे है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? ट्रांसपीरेशन होता है लॉस ऑफ वाटर वेपर्स। अब देखो वाटर वेपर्स कहाँ से जाएंगे? अगर बाहर निकलेंगे तो स्टोमेटा से निकलेंगे ना। स्टोमेटा जब ओपन होएगा, ऐसे इसके गार्ड सेल हैं ये, ठीक है, जैसे ओपन होएगा एक्सेस ऑफ वाटर जो होगा ना वो बाहर की तरफ चला जाएगा। अब वो पानी की मूवमेंट के लिए मैंने क्या कहा था, पानी ऊपर की तरफ कैसे चढ़ता है वो मैं आपको यहाँ पे एक सेकंड बताता हूँ, ठीक है। सपोज करो ये हमारी एक लीव है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कोई वाटर मॉलिक्यूल था, ठीक है, सनलाइट लगी इसके ऊपर, ठीक है, स्ट्राइक हुई और ये इवेपोरेट होके चला गया,
ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे ये जगह तो अब हो गई खाली, यहाँ पे अब कुछ नहीं रहा, तो इसके पीछे जो पानी का मॉलिक्यूल था ना वो इसकी जगह लेने के लिए आगे बढ़ेगा। अब जैसे ही वो आगे बढ़ेगा तो उसकी जगह खाली हो जाएगी, उसकी जगह लेने के लिए उसका पीछे का मॉलिक्यूल आगे बढ़ेगा। ऐसे करके जो रूट्स में हमने जो पानी दिया है इसको, ठीक है, रूट से ये अंदर की तरफ खींचा चला जाएगा और पानी ऊपर ऐसे चढ़ता है, ठीक है। इसमें पुल होता है, अपवर्ड पुल होता है, किस वजह से, मिनरल्स के कंसंट्रेशन वगैरह इन सब की वजह से और प्लस इसकी वजह से। और जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन, एक जगह से खाने को दूसरी जगह पहुंचाने को हम कहते हैं खाने को, ठीक है, यानी ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट्स तक पहुंचाने को खाने को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। ओके, यहाँ पे मैंने बताया कि क्या हुआ कि यहाँ पे वैकेंसी बनी ना, तो पानी के मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ पुश हुए, ठीक है। एक और रीज़न होता है, वो अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, अब आ जाते हैं एक्सक्रीशन। अब जो हमने खाया पिया है उससे एनर्जी बना ली, उसके बाद क्या होता है कि जो बाय प्रोडक्ट्स भी बहुत निकलते हैं। बाय प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होते, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, यानी जो हमने खाना पचाया, उसको ब्रेक डाउन किया, एनर्जी बनाई वगैरह वगैरह, उसे कहते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। उससे ना काफ़ी टाइप के वेस्ट बनते हैं जो मेनली कैसे नेचर के होते हैं, नाइट्रोजिनस नेचर के होते हैं, यानी नाइट्रोजन से भरे होते हैं। ऐसे वेस्ट को हमें निकालना ज़रूरी है, नहीं तो हमारी बॉडी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या होता है, सिंपली डिफ्यूज़न से हर काम हो जाता है। डिफ्यूज़न से ही ये अपने अंदर ऑक्सीजन को ले लेते हैं, डिफ्यूज़न से ही खाना ले लेते, नहीं डिफ्यूज़न से तो नहीं लेते, वो अपना एक छोटा सा सूडोपोडिया वगैरह इन सब चीज़ों से लेते हैं। सो मेनली काम इनमें तो सिंगल सेलुलर में तो हो जाता है डिफ्यूज़न से ही। हमारे जैसे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके लिए हमें स्पेसिफिक ऑर्गन चाहिए, तो इसके लिए भी एक्सक्रीशन के लिए भी एक स्पेसिफिक ऑर्गन है। अब उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, हमारी बॉडी में जो किडनी होती है वो है एक्सक्रीशन सिस्टम, मतलब वो एक्सक्रीशन सिस्टम का सबसे मेन पार्ट है। इसी की वजह से जो एक्सक्रीटा, जो हमारा जो मल है, जो हमारा जो फीसिस है, जो बेकार चीज़ें हैं, ठीक है, वेस्ट है, उसको बाहर निकालते हैं। तो हमारे जो एक्सक्रीशन सिस्टम में काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे किडनी इन्हें कहते हैं, ये जो आपको कैप्सूल सी दिख रही हैं, ठीक है। उसके बाद होता है यूरेटर। यूरेटर क्या होता है, ये जो आप नस देख रहे हो, जो ये सारा का सारा इसमें जो वेस्ट इकट्ठा होएगा वो इस नस के थ्रू नीचे जाएगा, ठीक है, और किस में जमा हो जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर, इसके अंदर, इस ब्लैडर के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। और इसको बाहर निकालेंगे कैसे, यूरेथ्रा की वजह से, ठीक है, यूरेथ्रा के थ्रू होएगा। अब इसमें होता क्या है वो अब पढ़ते हैं, वैसे मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। इसके अंदर देखो, एक होती है रेनल आर्टरी, एक होती है रेनल वेन। ये क्या करती हैं कि रेनल आर्टरी जो होती है वो जो एक टाइप से जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो इसके अंदर लेके आती है। इसके अंदर लाखों, मतलब एक किडनी में 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है, नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन क्या काम करते हैं, इसमें से जो हमारे ब्लड में से जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है उसको निकाल देते हैं और हमारे पास वापस एक टाइप से, मतलब नॉन नाइट्रोजिनस वेस्ट वाला ब्लड हमें मिल जाता है। सो हम वो देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। इसके अंदर 3 सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, ये मैं आपको एक बारी बाद में बताऊंगा, इसको हम, ताकि हम वो पहले पढ़ लेते हैं ताकि हम इसको बाद में अच्छे से डिस्कस कर पाएँ। सो अब कुछ नेफ्रॉन हमारा ऐसा ऐसा दिखता है, ठीक है। नेफ्रॉन के अंदर सबसे पहले ये होता है अफेरेंट, अफेरेंट ट्यूब होती है, अफेरेंट होती है, एक होती है ईफेरेंट, ठीक है। अफेरेंट जो होती है वो मोटी होती है, ठीक है, यहाँ से जो हमारी रेनल आर्टरी है वो ब्लड लेके आती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, अब देखो ये थोड़ी मोटी है, आपने यहाँ पे लिखा हुआ भी देखा हो, ये मोटी है, और जो ईफेरेंट है ना वो थोड़ी पतली है। अब कोई भी पाइप हो, ठीक है, उसमें से मोटी पाइप, मतलब मोटी पाइप में से अगर हम पानी डाल रहे हैं और पतली से निकाल रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर से निकलेगी। तो क्या होता है, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ना ग्लोबुलर्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो यहाँ पे ये किससे जुड़ा होता है, बोमेन कैप्सूल के साथ जुड़ा होता है। इस बोमेन कैप्सूल के अंदर प्रेशर होने की वजह से, मतलब होता तो इसमें है, प्रेशर होने की वजह से ये कहाँ सारा का सारा जो वेस्ट है, नाइट्रोजिनस वेस्ट है, जिसमें मेनली यूरिया आ जाता है, यूरिया को किस में पुश कर देता है, प्रोक्सिमा ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देता है। लेकिन खाली यूरिया नहीं करता, ठीक है, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि ग्लूकोज भी हो जाता है, अमीनो एसिड्स भी हो जाते हैं, अलग अलग मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स भी चले जाते हैं, मिनरल्स भी चले जाते हैं, सारी ही चीज़ें चली जाती हैं और हमारा जो यहाँ से ब्लड है वो निकलता है सिर्फ। अब देखो, हमारे लिए तो वेस्ट तो सिर्फ ये था, बाकी सारी चीज़ें तो हमें चाहिए।
तो इसका भी मैकेनिज्म है, हम इसको वापस रिटेन कैसे करते हैं। अब देखो ये जो इफेरेंट है हमारी ट्यूब है ना, ये वापस से जाती है और इसके चारों तरफ यूं एक लूप बना लेती है, ऐसे 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 ऐसे। यहाँ पे मैंने दिखा भी रखा है वैसे तो, ठीक है, ये बात दिखा भी रखा है मैंने। सो इसके चारों तरफ एक लूप सा बना लेती है। आप ये देख रहे होगे ना कैपिलरीज का जो नेटवर्क है उसको देख रहे होगे, ये किसके चारों तरफ घूमती है, ये हेनलीज लूप के कारण। ये जो आप यूट्यूब जैसे देख रहे हो ना, ऐसे यू शेप की जो ट्यूब है इसको देख रहे हो, इसे कहते हैं हेनलीज लूप कहते हैं। और इसके चारों तरफ क्या घूम रही होती है, अलग अलग कैपिलरीज होती हैं। अब इन कैपिलरीज वही काम है, इसके साथ ये कैपिलरीज क्या करती है, सबसे पहले तो ग्लूकोज को वापस से रीअब्जॉर्ब करती है, उसके बाद ये करती है एमिनो एसिड को रीअब्जॉर्ब करती है, उसके बाद अगर हमें चाहिए तो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहले किस चीज़ को एब्जॉर्प्शन होता है, वापस से रीगेन होता है, वो किसका होता है, ग्लूकोज का होता है, फिर एमिनो एसिड, वाटर और फिर सबसे आखिर में मिनरल्स का होता है। ओके, तो ये चीज़ याद रखोगे, इसको रिवाइज भी कर लेते हैं। देखो ई अफेरेंट से कैसा ब्लड आया, वेस्ट वाला, वेस्टेड जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट है। देखो एफेरेंट जो है वो ज़्यादा मोटा है और जैसे ही वो पतले की तरफ जाएगा तो यहाँ पे बोमेन कैप्सूल के पास जो ये ग्लोबुलस है इसमें यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा। ये प्रेशर की वजह से ये जितना भी वेस्ट है वो बोमेन कैप्सूल, ये जो आप सी शेप देख रहे हो ना, इसे हम कहते हैं बोमेन कैप्सूल कहते हैं, इसमें अपने सारे के सारे वेस्ट को फेंक देगा। अब इस बोमेन कैप्सूल से ये कहाँ गया, प्रोक्सिमा ट्यूब के अंदर गया। प्रोक्सिमा ट्यूब कहाँ जा रही है, हेनले ट्यूब बनने जा रही है। उसके चारों तरफ क्या लिपटी हुई है, कैपिलरीज लिपटी हुई है, जो क्या कर रही है, वापस से जो हमारे काम की चीज़ें हैं उनको रीअब्जॉर्ब कर रही है। ओके, अब क्या होगा कि ये यूट्यूब एट द एंड कहाँ इकट्ठा होएगी, ये कनेक्टिंग जो हमारी डक्ट है यहाँ से, यानी देखो काफ़ी सारे मैंने अभी बताया ना कि 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स है, यानी 1,20,00,000 एक किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो सभी कहाँ जुड़े होते हैं, कनेक्टिंग डक्ट पे। तो ये क्या करते हैं, सारा अपना वेस्ट एक जगह इकट्ठा कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये जो हमारी जो डिस्टिल्ड डक्ट है, डिस्टिल्ड ट्यूब है, ये वापस हमारा ब्लड को, जिसमें सारी एक चीज़ें हैं, उसको लेके वापस निकल जाती है, ठीक है। अगर किसी को ये पढ़ना है या लिखना है तो ये मैंने साइड में लिखा हुआ है, आप इसमें से देख सकते हैं। ओके, यही सारी चीज़ें हैं। ओके, सो एक दिन में लगभग हमारी जो किडनी है वो 180 लीटर तक फिल्टर कर सकती है। अब कई बार आपने सुना होगा कि लोगों की किडनी फेल हो जाती है, किडनी खराब हो जाती है, ठीक है, तो वो एक्सक्रीशन कैसे करेंगे, जो हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको बाहर कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उनके लिए होती है डायलिसिस होती है, हीमो डायलिसिस होती है। आर्टिफिशियल तरीके से हम इसे करते हैं, ये वैसे जस्ट आप नाम याद रख लीजिए, इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। ओके, हमारे जो किडनी नेफ्रॉन का काम क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालना प्लस हमारी बॉडी में आयंस और वाटर का एक बैलेंस बनाए रखना। ओके, अब आपको एक सेकेंड, हाँ, अब आपको ये चीज़ शायद समझ में आ जाएगी यहाँ पे। अब इस चीज़ को जब आप पढ़ोगे तो आपको अब ये चीज़ समझ में आ जाएगी, वही चीज़ है जो मैंने अब तक बोली है। ओके, तो हम यहाँ पहुँच चुके थे। सो इसके बाद देखो प्लांट में क्या एक्सक्रीट करना होता है, प्लांट्स में मेनली वो क्या निकालते हैं एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, उनका ऑक्सीजन को निकालते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को निकालते हैं, प्लस क्या निकालते हैं, जो एक्सेस ऑफ वाटर है उसको निकाल देते हैं। और आपने कई बार देखा होगा ना कि जो रबड़ है, जैसे रबड़ के पेड़ से रबड़ निकलता है, ठीक है, वो उसके लिए बेफालतू की चीज़ है। कई बार कई जो प्लांट्स होते हैं उनमें से कोई दूध टाइप की चीज़ निकल रही होती है, उन सब चीज़ों को निकाल देते हैं वो, ठीक है। सो बस एक्सक्रीशन ऑफ प्लांट में इतना ही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे फालतू नहीं है, ठीक है। जो उनके लिए बेफालतू की चीज़ें होती हैं, ओल्ड, अच्छा जो पुराने पत्ते भी हैं, ठीक है, जो डेड हो चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं, उनको वो छोड़ देती है लीव्स को, तो उससे भी वो एक्सक्रीशन ही माना जाता है, ठीक है। सो आपका चैप्टर सिर्फ इतना ही था ये, ठीक है। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ ज़रूर अपने दोस्तों के साथ इसे कहिए कि इस दोस्तों को ये कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें अपनी क्वेरीज़ को, ठीक है। मैं आपकी सभी क्वेरीज़ को यहीं पे सोल्व कर दूंगा, नहीं तो आप मेरे साथ फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। और दिस इज़ फॉर द टुडे, थैंक यू फॉर द लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।